Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar। So बच्चों ये चैनल जो है ये है क्लास 5 एंड 6 के लिए। आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का लिविंग साइंस की किताब से चैप्टर जो है हमारा होगा 13। ये रत्ना सागर का एडिशन है, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम है अवर अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। चैप्टर 1 से लेकर 12 तक चैप्टर जितने भी हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप सिंपली चैप्टर का नाम जो है वो भी यूट्यूब के सर्च बॉक्स में डालेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर, तो भी आपको चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आवर अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। तो चलिए शुरू करिए। इन क्लास 4 वी रेड अबाउट द अर्थ। हमने क्लास 4 में पढ़ा था अर्थ के बारे में, द प्लैनेट्स के बारे में, एंड द सीजन्स के बारे में। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द मून। चलिए अब स्टडी कर लेते हैं कुछ चंद्रमा के बारे में एंड उसकी सैटेलाइट्स के बारे में। एज द अर्थ गोज अराउंड द सन, जैसे कि आप सभी को पता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है। मून गोज अराउंड द अर्थ, जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। कैसे, थोड़ा सा पिक्चर में दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, लेट सपोज ये सूरज है, यहाँ पर ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी जो है इस तरह से सूरज का चक्कर लगा रही है। चंद्रमा जो है वो इस तरह से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। समझ रहे हो, ये चीज़ है। ठीक है, द मून इज आवर आज क्लोजेस्ट नेबर। जो मून है, चंद्रमा है हमारा सबसे ज़्यादा, कहते हैं ना क्लोजेस्ट मतलब पास, सबसे ज़्यादा पास वाला नेबर, यानी कि पड़ोसी है इन स्पेस। अगर हम स्पेस में देखें तो मून है हमारा सबसे पड़ोसी, जो पास वाला पड़ोसी जिसे हम कह सकते हैं। द मून इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। मून, चंद्रमा जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? अ सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। सैटेलाइट वो होता है ऑब्जेक्ट जो कि रिवॉल्व करता है किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द, मतलब किसी प्लैनेट का चक्कर काटता है एक तरीके से। ठीक है, तो अर्थ इज़ अ प्लैनेट। अर्थ का चक्कर कौन काट रहा है? मून काट रहा है, तो मून हो गया उसका सैटेलाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज द मून शाइन? चंद्रमा शाइन क्यों करता है? द फुल मून इज़ द ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी। जो फुल मून होता है वो सबसे ज़्यादा चमकीला हेवनली बॉडी होता है इन द नाइट स्काई। रात को अगर हम देखें तो फुल मून नाइट पे अगर आप रात को देखोगे तो सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा वही होगा हमारा चंद्रमा। इट डज़ नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन। लेकिन चंद्रमा की अपनी कोई भी रोशनी नहीं होती, लेकिन शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये क्यों शाइन करता है? बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी को, दैट फॉल्स ऑन इट, जो इसके ऊपर गिरती है। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर भी आती है, सूरज की रोशनी चंद्रमा पर भी जाती है। चंद्रमा पर जो रोशनी जाती है वो रिफ्लेक्ट करती है और चंद्रमा हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। इट इज़ अ स्मॉलर देन द सन। चंद्रमा जो होता है वो छोटा होता है सूरज के मुकाबले, दो इट अपीयर्स टू बी ऑफ द सेम साइज। जबकि हमको अगर हम देखें तो दोनों ही सेम साइज़ के दिखाई देते हैं। दिस इज़ सो, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द मून इज़ क्लोजर टू अस। मून जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा पास है देन द सन। सन ज़्यादा दूर है तो वो और मून हमें दोनों ही जो है बराबर साइज़ के दिखाई देते हैं, लेकिन सूरज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अगर हम चंद्रमा के मुकाबले कंपेयर करें तो। द मून इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी अर्थ। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लेना। दूरी कितनी है? ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर अवे है, मतलब इतना दूर है ये हमसे। इट इज़ स्मॉलर देन दी अर्थ। ये छोटा है अर्थ के मुकाबले। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। अब आगे आ जाओ। द सरफेस ऑफ द मून। देख मतलब ऊपर जो सतह जिसे कह सकते हो, सरफेस कैसा है उसका। द सरफेस ऑफ द मून इज़ रफ। काफ़ी रफ है, खुरदरा है। एंड अनइवन, मतलब कोई बराबर ऐसे प्लेन तो है नहीं वहाँ पर, सब कुछ उबड़ खाबड़ है, अनइवन है। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेट प्लेन्स। ये बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स से, एंड ह्यूज माउंटेन्स भी इसके पास हैं, मतलब बड़े बड़े पहाड़ भी हैं और प्लेन जगहें भी हैं। देयर आर बिग राउंड हॉलोज, जिन्हें हम बोलते हैं क्रेटर्स ऑन द मून। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बिग मतलब बड़े, राउंड मतलब गोल, हॉलोज एक तरीके से समझो गड्ढे हैं जिन्हें हम क्रेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्रेटर्स कैसे बने? दीज क्रेटर्स आर फॉर्म्ड व्हेन पीसेज ऑफ रॉक्स कॉल्ड मेट्रियोइड्स डैश इनटू द सरफेस ऑफ द मून। देखो आपको पता ही होगा कि मेट्रियोइड्स वगैरह ये गिरते हैं स्पेस से। अभी जब चंद्रमा के सरफेस पे जाके गिरते हैं तो क्या होता है? गड्ढा हो जाता है एक तरीके से। अभी आपको देखो आगे एक फ़ोटो भी दिखाते हैं, ये देखिए, देख रहे हो आप, ये सरफेस ऑफ द मून इसी तरीका है। इस तरीके से गड्ढे 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 हो गए हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसी की वो बात कर रहे हैं। दीज क्रेटर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द पीसेज ऑफ रॉक्स, चट्टानों के पीस जिन्हें हम कहते हैं मेट्रियोइड्स, मतलब उसमें टुकड़े टूट जाते होंगे और वो नीचे आके गिर जाते होंगे, डैश ऑन द सरफेस ऑफ द मून पे। द सरफेस ऑफ द मून इज स्कैटर्ड विद मिलियंस ऑफ क्रेटर्स। पूरा फैले हुए हैं सरफेस के ऊपर इस तरह के गड्ढे गड्ढे गड्ढे। ठीक है, मिलियंस ऑफ क्रेटर्स हैं यहाँ पर। द रॉक्स
that were brought by the earth by astronauts tell us that the surface of the moon is covered with the dark grey dust। अब क्या होता है, जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाते हैं ना, तो वो अपने साथ क्या लेकर आते हैं, अब आप पढ़ो यहाँ पर, द रॉक्स, वो लेकर आते हैं चट्टानों की चीज़ें, मतलब टुकड़ा वगैरह अपने साथ ले आते होंगे थोड़ा बहुत। द रॉक्स दैट वर ब्रॉट बाय बैक, जो लेकर आते हैं वापस अर्थ पर, कौन लाता है, एस्ट्रोनॉट लाते हैं। तो उनसे हमें क्या पता चलता है कि जो मून है, वो चंद्रमा है, वो पूरा कवर्ड है किससे, डार्क ग्रे कलर की डस्ट यानी कि धूल से भरा हुआ है ये। द मून इज़ अबाउट 4500 मिलियन ईयर्स ओल्ड। मतलब अगर हम देखें कि भाई मून की शुरुआत कब हुई थी, तो लगभग 4500 साल पहले इसका जन्म हुआ, या हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत हुई। द सेम एज एज द अर्थ, अर्थ की और मून की एज लगभग बराबर है, यानी अर्थ भी लगभग इतने ही साल पहले डेवलप हुई और मून भी इतने ही साल पहले डेवलप हुआ। फेसेस ऑफ द मून की बात करें तो द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून एज विजिबल फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेसेस। भाई डिफरेंट शेप हमें दिखाई देती है, किसी दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, यहाँ पर देखिए, किसी दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, किसी दिन आधा दिखाई देगा, किसी दिन थोड़ा सा और फेस दिखाई देता, यही सब होते हैं फेसेस ऑफ द मून। द मून्स ग्रेविटी, सॉरी यहाँ पर आ जाओ, as visible from the earth are called faces. The shape during a particular phase depend करती है on the lighted part that can be seen by us at a time on the earth। भाई lighted part कितना है, कितने पर रोशनी पड़ रही है, बस वही चीज़ है, डिपेंड करता है जिस पर कि हमें उसकी शक्ल कैसी दिखाई दे रही है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन मून, लाइफ नहीं है, जीवन कोई संभव नहीं है मून पर, चंद्रमा पर। देयर इज़ नो एयर, भाई हवा ही नहीं है और पानी ही नहीं है। नो एयर और वाटर ऑन द मून, अब बिना पानी के और बिना हवा के तो कोई जिंदा रह नहीं सकता है, इसीलिए नो लाइफ कैन एग्जिस्ट देयर, वहाँ जीवन जो है वो संभव नहीं है। द मून्स ग्रेविटी, मून से एक ग्रेविटी घर्षण जिसे कह सकते हैं, खिंचाव, गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, ये कितना है, इज़ 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। बस 1/6 भाग है। अर्थ में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तभी तो अर्थ पर हम चल पाते हैं, चीज़ें रुक पाती हैं ज़मीन पर, लेकिन मून पर ग्रेविटी कितना है, बस 1/6 है हमारे मुकाबले अगर हम देखें तो इसीलिए वहाँ की ग्रेविटी कम हो गई। ऑन द मून यू कैन ईजिली लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स, मून पर आप आसानी से चीज़ों को उठा सकते हो। दैट वुड बी टू हैवी फॉर यू टू लिफ्ट ऑन द अर्थ, अर्थ पर वही चीज़ें आपको ज़्यादा भारी लगेंगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण धरती उन्हें अपनी तरफ खींचती है, तो आपको बोझ ज़्यादा लगता है। ऊपर ग्रेविटी कम है तो आप उनका वजन भी ऊपर जाकर कम हो जाता है, समझ लो, ऐसे समझ लो, ठीक है। देयर इज़ नो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द मून सरफेस, कोई जैसे हमारी धरती पर एटमॉस्फेयर की एक पूरी लेयर है, जिसे हम ब्लैंकेट बोलते हैं, ब्लैंकेट ऑफ एयर बोलते हैं, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर तो नहीं है। सो देयर इज़ नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ द सन। अब आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने चैप्टर्स में पढ़ा है, कि जो अर्थ है उसको एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज से बचा लेता है, लेकिन अगर चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो अल्ट्रावायलेट रेज तो डायरेक्टली चंद्रमा पर पड़ती हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल भी होती हैं। द साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन इज़ एक्सट्रीमली हॉट। अब एक चीज़ बड़ी अजीब भी है कि जो तरफ सूरज की तरफ रहता है चंद्रमा का जो भाग, वो होता है एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म, और जो साइड जो है वो सूरज की तरफ रहता है वो होता है टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा। मतलब वहाँ पर लाइफ संभव नहीं है, इसीलिए कि भाई एक बात बहुत ज़्यादा गर्म है तो एक बात बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो लाइफ कैसे होगी। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के बिना नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून। भाई देखो, आवाज़ कैसे सुनी जाती है, आवाज़ जो होती है वो ट्रैवल होती है, साउंड जो है वो ट्रैवल होती है हवा के ज़रिए। हवा एक ज़रिया है जिसके ज़रिए मैंने कुछ बोला और दूसरे के कान तक वो चीज़ पहुँची, बीच में हवा ही नहीं और ज़रिया ही ख़त्म हो जाए तो फिर आवाज़ भी नहीं जा सकती। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून। द स्काई इज़ ऑलवेज ब्लीक, हमेशा जो स्काई होता है वो बिल्कुल बेरंग होता है। ब्लीक मतलब क्या होता है, बेरंग होता है, इसमें कोई रंग नहीं दिखाई देता। देयर आर नो क्लाउड्स, वहाँ पर कोई क्लाउड्स नहीं होते टू हाइड द सन, सन को छिपाने के लिए। इट इज़ अ लोनली एंड साइलेंट प्लेस, वहाँ पे कोई नहीं रहता, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल शांत वो जगह है। विदाउट एनी एनिमल, ना वहाँ एनिमल है, ना वहाँ पे प्लांट है, ना पे लेक्स यानी कि झीलें हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थ पूरा घिरी हुई है एक लेयर से, जो कि एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, विच एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग हीट, जो सोख लेती है स्ट्रॉन्ग हीट का काफ़ी ज़्यादा पार्ट, ठीक है, ऑफ द सन, एंड अलाउज ओनली अ पार्ट टू रीच द अर्थ ड्यूरिंग द डे। फिर से पढ़ लो, द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। भाई अर्थ के किनारे किनारे पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है जो एब्जॉर्ब कर लेता है अ पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ द सन को। देखो इस तरह से, ये पृथ्वी है, अब ये समझ लो ये एटमॉस्फेयर है, ये जगह ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब ये सूरज से एक स्ट्रॉन्ग हीट आ रही है, तो ये पहले पृथ्वी पर यहाँ पर पहुँचने से पहले ही ये जगह जो है इसे एब्जॉर्ब कर लेगी, जो स्ट्रॉन्ग हीट होगी उसकी, ठीक है, और अलाउ करती है कुछ पार्टी की धरती पर आ पाए, और उतना पार्ट जो है वो हार्मफुल भी नहीं होता, हमारे लिए काफ़ी मस्त होता है बल्कि वो तो। एट नाइट, रात को क्या होता है, इट डज़ नॉट अलाउ द हीट
ऑफ द अर्थ टू एस्केप। और इसकी वजह से ही देखो अब ये जो है सूरज वो सॉरी पृथ्वी जो है अब इसमें एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर क्या करता है, धरती जो है दिन में थोड़ा गर्म हुई तो ये सारी गर्मी को बाहर नहीं निकलने देगा, नहीं तो रात को तो ऐसे हो जाएगा जैसे बर्फ़ होती है, ठीक है। तो आप रात को ठंड के मारे जम जाओगे, और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो दिन में सूरज की गर्मी तो डायरेक्ट आ जाएगी पृथ्वी पर, तो आप जो है वो जल जाएंगे। तो दोनों ही स्थितियों में एटमॉस्फेयर जो है हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो रात को जो हीट है उसको एस्केप नहीं करने देता, बाहर नहीं जाने देता। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजरस रेडिएशन एंड मेट्रियोइड। अब क्या होता है जो मेट्रियोइड्स होते हैं, क्या होता है उल्का पिंड जो होते हैं, ठीक है, चट्टानों के पत्थर वगैरह टूट टाट के धरती पर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर तो काफ़ी सारा बीच में ही बर्न भी हो जाते हैं इसी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो डेंजरस रेडिएशन से सूरज की भी बताता है, मेट्रियोइड से भी बचाता है, विच वुड अदरवाइज हैव फॉलन ऑन द अर्थ। हो सकता है वो नहीं तो आके धरती पर ही गिरे, कुछ गिर भी जाते हैं बड़े बड़े जो होते हैं, लेकिन सारे नहीं गिरते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा तो ये बीच में ही जला के राख कर देते हैं। मेरा कहाँ चला गया चैप्टर, फर्स्ट पेज हमारा कवर हो गया, फेसेस ऑफ द मून पे हम चल रहे थे, ठीक है। चलो लैंडिंग, अब आ जाओ लैंडिंग ऑन द मून। मून पर लैंड कब किया गया था, कब पहुंचा गया था ना, अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 ने लैंड किया था। लैंडेड मतलब लैंड किया था, पास्ट टेंस आ रहा है, ठीक है, सक्सेसफुली ऑन द मून। कब पहुंचे थे, 21 जुलाई को 1969 में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन स्टेप्ड ऑन द मून सरफेस। इन्होंने कदम रखा था, दोनों का नाम याद रखना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, स्पेलिंग भी याद कर डेरा। मून के सरफेस पर स्टेप डाउन मतलब पैर रखा एक तरीके से ऑन द सरफेस। वाइल द थर्ड एस्ट्रोनॉट, कौन थे तीसरे एस्ट्रोनॉट का नाम है माइकल कॉलिकन्स, ठीक है, कॉलिनस, माइकल कॉलिनस, जो रिमेन्ड इन द स्पेस क्राफ्ट। ये जो थे वो रहे भी स्पेस क्राफ्ट में टू सर्कल द मून, मून का चक्कर काटने के लिए, एंड कीप एंड टच विद द अर्थ। और मतलब इन्होंने अर्थ से अपना टच बनाए रखा होगा, वहाँ से जानकारियाँ वगैरह ये भेज रहे होंगे। अब आ जाओ एक्लिप्स ऑफ द मून पे। एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज वन थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। देखो ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनसे लाइट जो है वो गुजर नहीं पाती। जैसे लकड़ी है, लकड़ी के पीछे बल्ब अगर आप जला दो और उसके बल्ब के आगे बिल्कुल लकड़ी से उसे कवर कर दो तो लाइट जो है वो बाहर नहीं आ सकती, समझ रहे हो। तो जैसे आप दरवाज़ा बंद कर दो लकड़ी का तो बाहर जो रोशनी होगी वो भी कमरे में नहीं आती है। सो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनसे लाइट पास नहीं होती। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जिनसे बिल्कुल पास हो जाती है, जैसे कि शीशे का ग्लास आप देखो उससे लाइट इधर उधर पास हो जाती है बिल्कुल। ट्रांसल्यूसेंट कौन से होते हैं, जिनसे थोड़ी सी लाइट पास होती है। तो अब आ जाओ ओपेक ऑब्जेक्ट पे। एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज वन थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। तो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे लाइट जो है वो पास नहीं हो पाती। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट जब गिरती है ओपेक ऑब्जेक्ट पर क्या होता है फिर, इट शेडो इज फॉर्म, तो उसकी शेडो बन जाती है एक तरीके से, बस परछाई बन जाती है। द अर्थ एंड द मून आर ओपेक ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि अर्थ जो है और जो चंद्रमा है, मून जो है, वो दोनों ही ओपेक है, मतलब कि अगर इन पर रोशनी पड़ेगी तो पास नहीं होगी, सिर्फ इनकी क्या बन जाएगी, छाया बन जाएगी। व्हेन द सन्स लाइट फॉल्स ऑन द अर्थ, जब सूरज की रोशनी पड़ती है धरती पर, एंड द मून, मून पर पड़ती है, देयर शेडोज आर फॉर्म, इनकी जो परछाइयाँ हैं वो बन जाती हैं। एंड दे प्ले हाइड एंड सीक, ये लुप छुप या क्या बोलते हैं, छुपन छिपाई का गेम खेलते हैं, ठीक है। एक्लिप्स आर नथिंग, एक्लिप्स कुछ नहीं होते एक्चुअली। ग्रहण क्या होता है, एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, आपने बहुत पढ़ा होगा, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, कुछ नहीं होता। एक्लिप्स क्या होता है, साइंस की भाषा से अगर इनसे समझे तो एक्लिप्स आर नथिंग बट द शेडोज ऑफ द अर्थ एंड द मून। ये केवल परछाइयाँ होती हैं मून की और जो है वो धरती की, ठीक है, शेडोज ऑफ द अर्थ और मून होती हैं। द मून कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। हमें पता है कि जो चंद्रमा है वो लगातार घूमता रहता है अर्थ के किनारे किनारे। एट टाइम्स, कभी कभी ड्यूरिंग दिस जर्नी द मून मूव्स इनटू द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ। तो कभी कभी क्या होता है, एट टाइम्स ड्यूरिंग द जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, द मून मूव्स, मून जो है मूव करता है इनटू द डार्क शेडो, किसमें, डार्क शेडो में, ऑफ द अर्थ। किसकी शेडो होती है वो, डार्क अर्थ की। एंड डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट, और उस समय कोई भी उस पर सनलाइट नहीं पड़ रही थी, वो रिसीव ही नहीं कर रही। दैन इट गेट्स हिडन फ्रॉम व्यू, तो वो दिखाई नहीं पड़ता, हमें हिडन हो जाता है भाई, हमें उसकी रोशनी से तो दिखाई देता है, सूरज की रोशनी से। वी कॉल इज दिस एन एक्लिप्स ऑफ द मून। तो हम इसे क्या कहते हैं कि भाई कौन सा ग्रहण पड़ गया, ल्यूनर एक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण हो गया, चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा, जबकि क्या हुआ है, उस पर सूर्य की रोशनी ही नहीं पड़ रही है, तो वो हमें इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। टाइम्स ड्यूरिंग द जर्नी द मून मूव करता है द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ
एंड डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट, उस समय डार्क शेडो में होता है, सनलाइट नहीं मिल रही होती तो वो छिप जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, हम बोलते हैं आज क्या है, चंद्रग्रहण है, मतलब चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, चंद्रमा पे कोई ग्रहण लगा हुआ है। व्हेन द मून इज़ कम्प्लीटली इन द डार्क शेडो, जब पूरा मून जो होता है वो बिल्कुल डार्क शेडो में रहता है अर्थ के, इट इज़ टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्ण ग्रहण कहते हैं, सूर्य पूर्ण चंद्र ग्रहण हम उसे बोलते हैं। व्हेन द मून इज़ ओनली पार्शली हिडन, मतलब थोड़ा पार्ट ही उसका हिडन यानी कि छिपता है बाय द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ, अर्थ की परछाई से, डार्क कलर की जो होती है, ब्लैक कलर की परछाई होती है, इट इज़ कॉल्ड द पार्शियल यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं, पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। व्हेन द मून कम्स आउट ऑफ द शेडो ऑफ द अर्थ, जब बाहर आ जाता है द एक्लिप्स इज ओवर, तब हम बोल देते हैं शेडो से बाहर आ गया एक तरीके से, हमें दिखने लगेगा, तो हम बोल देते हैं एक्लिप्स जो है वो ग्रहण जो है पूरा हो गया। एंड द मून कैन बी क्लियरली सीन, कि अब हम मून को अच्छे से देख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स द सन, जब ग्रहण का समय होता है तो द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन आ स्ट्रेट लाइन, ये तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स देखो, मून, अर्थ और सन, ठीक है। और सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, मून बीच में आता है, ठीक है, मून बीच में आता है, ठीक है। सन तो दोनों तरफ एक ही तरफ दिख रहा है हमें, और जो ल्यूनर एक्लिप्स है उसमें अर्थ बीच में आई है, और जो हमारा सोलर एक्लिप्स है उसमें मून बीच में आया है, ठीक है, ध्यान रखना। ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स ओनली एट नाइट, हमें पता है भी चांद माह रात को ही होता है, तो ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो रात को ही होता है। जस्ट एज द अर्थ, अर्थ की तरह ही, जस्ट एज द अर्थ कास्ट एज शेडो ऑन द मून, जिस तरह से अर्थ जो है वो मून पर जो है वो एक तरीके से शेडो बना देती है, मून भी जो है वो कास्ट करता है शेडो ऑन दी अर्थ पर, ठीक है। तो मून की शेडो भी अर्थ पर पड़ती है। व्हेन पीपल इन अ शेडो ऑफ द मून कैन नॉट सी द सन, जब लोगों पर शेडो पड़ती है, मतलब धरती पर शेडो पड़ती है चाहे मून की, तब हमें सूर्य नहीं दिखाई देता, और इट इज़ एन एक्लिप्स ऑफ द सन, और ये कहलाता है ग्रहण सन का, सूर्य का, जिसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, यानी कि हम इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। व्हेन द सन इज कम्प्लीटली हिडन, जब सूरज जो है पूरी तरीके से छिप जाता है बिहाइंड द शेडो ऑफ द मून, मून की शेडो के बिल्कुल पीछे, इट इज़ अ टोटल सोलर एक्लिप्स, ये हो जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। व्हेन द शेडो ऑफ द मून हाइड्स, जब मून की जो शेडो होती है वो छिप जाती है, ओनली अ पार्ट ऑफ द सन हमें दिखाई देता है, इट इज़ कॉल्ड द पार्शियल सोलर एक्लिप्स, यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है, मतलब थोड़ा हमें दिख पा रहा है उस समय। एट द टाइम ऑफ द एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के समय, द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर 13.6, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। वंस द मून मूव्स आउट, जब मून मूव आउट कर जाता है वहाँ से, कैन सी द सन अगेन, मतलब फिर हम क्या हो सकता है, वी कैन सी द सन अगेन, हमें दोबारा से सन दिखाई देने लगता है। द सोलर एक्लिप्स अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे, सन दिन में होता है तो सोलर एक्लिप्स भी केवल दिन में ही होता है। यू शुड नॉट लुक एट अ सोलर एक्लिप्स विद नेकेड आई, आपको कभी भी नंगी आंखों से, यानी कि बिना प्रोटेक्शन के, कभी भी सूर्य को इस तरह से सूर्य ग्रहण हो रहा हो तो नहीं देखना चाहिए। इट कैन हार्म योर आइज, ये आपकी आंखों को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। अब आ जाइए द मून एंड द टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर आपने टाइड्स के बारे में पहले कभी पढ़ा है तो आप बहुत जल्दी समझ पाओगे, नहीं तो चलिए अब मैं समझाती हूँ। ऑल्दो यद्यपि द मून्स ग्रेविटी इज़ वेरी वीक, जो मून का खिंचाव है, ग्रेविटी है, वो काफ़ी वीक है। इट हैज़ अ नोटिसेबल इफेक्ट ऑन द अर्थ, लेकिन इतनी तो है कि अर्थ पे ही हम इसे नोटिस कर सकते हैं, हाँ भाई वो खींच रही है अपनी तरफ। इट पुल्स, वो क्या खींचती है, द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशंस, ठीक है, पानी को अपनी तरफ खींच रही है, खिंचाव बना रही है सीज और ओशंस के पानी को, जिससे वो ऊपर की तरफ जाएगा, कॉज करेंगे टाइड्स, ठीक है। अब आ जाओ, सिंस द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ, अब हमें पता है कि भाई मून जो है, चंद्रमा जो है अर्थ के पास है, देन द सन के मुकाबले द मून्स पुल, मून जो अपनी तरफ जो खींचता है, खिंचाव जो होता है मून का ऑन द वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द सन, तो सन से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। थोड़ा सा मैं चित्र बना के समझाऊँ तो शायद ज़्यादा समझ पाओगे। लेट सपोज ये जो है हमारा ओशन है या सी है, कुछ भी कह सकते हैं आप, ये देखो ये चंद्रमा है। अब जैसे जब ये इसे अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ऐसे करके ऐसे पानी ऊपर की तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ आएगा, यही टाइड्स कहलाती हैं, समझ रहे हो। सिंस द मून इज़ क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, द मून का जो पुल होगा वो ज़्यादा होगा, वाटर का अपनी तरफ ज़्यादा तेज़ी से खींच सकता है मुकाबले अगर हम देखें तो सन के। द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशंस ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून इज अट्रैक्ट अपवर्ड, ठीक है, तो ऊपर की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, ऊपर की तरफ वो खींचता है पानी। दिस अट्रैक्शन कॉजेज हाई टाइड्स, अब जितना ज़्यादा खींचेगा, जितना ज़्यादा खिंचाव पैदा होगा, उतनी ही ऊंची टाइड्स आएंगी, पानी उतना ही ऊपर की तरफ उछलेगा, एक तरीके से कह सकते हो। इन द एरियाज बिटवीन द टू हाई टाइड्स, जो दो हाई टाइड के बीच का एरिया होता है, द वाटर फॉर्म करता है लो टाइड्स वहाँ पर, ठीक है। इन द एरियाज बिटवीन द टू हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म क्या करता है, लो टाइड्स, ठीक है।
द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज 2 लो टाइड्स एवरी डे। अब रोटेशन की वजह से 2 लो टाइड जो हैं वो दिन में रोज बनती हैं, एक दिन में। द इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता जो होती है ऑफ द टाइड्स वरी करती है, मतलब थोड़ी विभिन्न होती है, अलग अलग होती है विद द फेसेस ऑफ द मून के हिसाब से, ठीक है, कि कितना खिंचाव होगा ये डिपेंड करता है कि फेसेस ऑफ द मून के हिसाब से। द हाईएस्ट टाइड अकर्स एट द टाइम ऑफ द न्यू मून, जब सबसे ज़्यादा न्यू मून के टाइम पर खिंचाव सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, एंड द फुल मून, ठीक है, न्यू मून और फुल मून पे खिंचाव सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी टाइड्स भी तभी आती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में अगर हम पढ़ें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा ये शुरू करते हैं, फिर बीच में मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़ कि मेरे कई सारे चैनल और चल रहे हैं, अगर आप लोगों के सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 3rd क्लास के लिए मेरा चैनल चल रहा है शिवा क्लासेस बाय निधि भटनागर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ उस चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब भी उस चैनल को जगह जगह उतना ही शेयर करेगा, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही हेल्प हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की। क्लास 4th के लिए फ्री एजुकेशन बाय निधि भटनागर, जिसमें मैंने 150 से भी ज़्यादा 4th क्लास की वीडियो अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो वो चैनल को भी मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर भी कमेंट कीजिए। आप आते हैं क्लास 5 की बात और 6 की बात, तो ये ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर चल रहा है। इसके अलावा 6th क्लास का एक और चैनल चल रहा है एक्सीलेंट लर्निंग बाय निधि भटनागर, ठीक है। 7th और 8th के लिए क्लास मेरा चल रहा है सरस्वती क्लासेस बाय निधि भटनागर। उस चैनल पे भी मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दोज चैनल्स ऑल्सो। उन चैनल्स को आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा पाऊँगी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में बात करें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने बनाया? आर्टिफिशियल बात से ही समझ लो, नेचुरल नहीं है, इंसान ने बनाई है। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हो गए विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो घूमते हैं अर्थ के किनारे किनारे, जस्ट एट द मून डज, जैसे कि मून जो है वो घूमता है अर्थ के किनारे किनारे, ऐसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी धरती का चक्कर लगाती है एक तरीके से। द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज मून। अगर हम अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट देखें तो वे केवल चंद्रमा ही है। लाइक द मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी रिफ्लेक्ट करती हैं सन की लाइट को, ठीक है, एंड कैन बी सीन क्लियरली इन द नाइट स्काई। रात को बिल्कुल अच्छे से सब दिखाई देती हैं। द स्पेस एज बिगिन कब शुरू हुआ था स्पेस का एज? 1957 में, व्हेन द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट जो स्पॉन्टिक 1 है वॉज लॉन्च टू ऑर्बिट इन स्पेस बाय, किसके द्वारा? रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो है सैटेलाइट वहाँ पर छोड़ी होगी, ठीक है, लॉन्च की होगी ऑर्बिट पर। अब सिंस देन थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट, उसके बाद तो थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट हैज़ बीन सेंट इनटू द स्पेस। अब 12 अप्रैल 1961 में मेजर यूरी गैगरिन जो थे रशिया के थे, बिकम द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड बने, जो कि गए कहाँ पर? स्पेस में गए। अब वैलेंटीना, अब ये कौन है वैलेंटीना? एक सेकेंड, तारेशकोवा जो थी, वैलेंटीना तारेशकोवा ऑफ रशिया, ये रशिया की थी, वॉज द फर्स्ट वुमेन बनी टू गो इनटू द स्पेस, जो कि स्पेस में गई ऑन अप्रैल 3 अप्रैल 1984 में। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा बने फर्स्ट इंडियन, ठीक है, इंडिया के पहले आदमी जो कि स्पेस में गए, ठीक है, मैन टू गो इनटू स्पेस। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस? ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप जल्दी से इसको सर्च कीजिए। आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था 1975 में, वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है ये, ठीक है। आर्यभट्ट सैटेलाइट का नाम है, यहाँ पर ध्यान रखना। अब भास्करा है, रोहिणी है, एप्पल है, इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C, इनसेट 1D, इनसेट 2A, इनसेट 2B, इनसेट 2C, इनसेट 3B, इनसेट 3C, इनसेट 3A एंड इनसेट 3E आर सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स। ये नाम है इनके, इन्हें आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इन अप्रैल 2008 इंडिया ने लॉन्च किया था क्या? कार्टोसैट 2A, एक रिमोट से सेंस करने वाला ये सैटेलाइट है। कहाँ पर किया था इन्होंने? ओबियसली स्पेस में लॉन्च छोड़ा था। यूजेस ऑफ इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्या यूज़ है इनके, क्यों ये छोड़े गए? और रॉकेट इज़ यूज, किस तरीके से छोड़े गए? और रॉकेट इज़ यूज टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो रॉकेट का हम यूज़ करते हैं अगर हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाना होता है। इनिशियली शुरुआत में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वर डिज़ाइंड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। भाई पहले तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किस लिए डिज़ाइन की गई थी? कि साइंटिस्ट ने करी थी रिसर्च के लिए, एंड टू गिव अस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एटमॉस्फेयर के बारे में, सराउंडिंग ऑफ द अर्थ के बारे में, अर्थ के आसपास क्या है, कैसा एटमॉस्फेयर है, सब कुछ उसके बारे में जानकारी के लिए सब किया गया था। सैटेलाइट्स विच सेंड मैसेजेस, सैटेलाइट्स जो कि भेजते हैं मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। दे आर
यूज्ड टू सेंड सिग्नल्स, ये यूज़ किए जाते हैं सिग्नल भेजने के लिए, ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से अनदर कंट्री तक। वेदर सैटेलाइट्स टेक करती हैं पिक्चर्स को ऑफ द मूवमेंट ऑफ द क्लाउड्स और हेल्प करते हैं बताने के लिए, फोरकास्ट करते हैं कि भाई वेदर मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग इन्हीं की जानकारी से तो पता है, भगवान जी थोड़ी आते हैं उनके सपने में कोई। लेकिन गिव अस अर्ली वार्निंग्स, वो हमें अर्ली यानी कि पहले से वार्निंग दे देते हैं, डेंजरस स्टॉर्म्स आने वाले हैं, साइक्लोन्स आने वाले हैं, ठीक है, बिल्डिंग जो हो रहे होते हैं ओवर द सीज के ऊपर बन रहे होते हैं, तो इनको सैटेलाइट के ज़रिए पता चल जाता है। अब फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हो या फ्लड्स आने हो, मूविंग ग्लेशियर्स हो रहे हो, तो ये सारी जानकारी सैटेलाइट से ही हो जाती है। एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं सैटेलाइट को टू टेक स्पेशल मेजरमेंट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड गैलेक्सीज़ के बारे में सब जो है वो मेजरमेंट वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, इनके बारे में मतलब काफ़ी कुछ इनको जानकारी मिल जाती है। अब आ जाओ यहाँ पर स्पेस ट्रैवल, ये क्या है, एस्ट्रोनॉट्स वेयर करते हैं स्पेशल सूट को, इनका ड्रेस देखो बिल्कुल अलग ही होता है। दे गो इनटू स्पेस, जब ये स्पेस में जाते हैं तो अलग ही टाइप की ड्रेस पहनते हैं। स्पेस ट्रैवलर्स लाइक राकेश शर्मा हैं, कल्पना चावला हैं, सुनीता विलियम्स हैं, हैव इंस्पायर्ड, ये इंस्पायर करते हैं यंग लोगों को टू गो इनटू स्पेस, कि भाई वो भी स्पेस में जाएँ। एस्ट्रोनॉट्स फर्स्ट लर्न करते हैं अबाउट स्पेस के बारे में, वो पहले जानते हैं, उसको सीखते हैं। दिस टेक्स ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, मतलब बहुत सारे साल लग जाते हैं सब सीखने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ सीखना, बट करना चाहिए। देयर आर टेलीस्कोप ऑन द अर्थ टू गिव दैम अ क्लियर व्यू ऑफ स्पेस, टेलीस्कोप हैं अर्थ पर जो कि क्लियर व्यू देते हैं हमें स्पेस के बारे में, अच्छे से देख पाते हैं लोग टेलीस्कोप से। नाउ अ डेज देयर आर हबल्स टेलीस्कोप जो कि फ्लोट करते हैं स्पेस में, दे गिव अ बेटर व्यू, तो इनसे जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई देता है, मोर डिटेल्स भी दिखाई देती हैं। द मिशन कंट्रोल ऑन द अर्थ सेंड करते हैं स्पेस क्राफ्ट विद एस्ट्रोनॉट्स इनटू द स्पेस बाय मीन्स ऑफ रॉकेट्स, मतलब रॉकेट से ये भेजे जाते हैं। इन स्पेस सिचुएशंस देयर आर मॉड्यूल्स टू वर्क एंड मॉड्यूल्स टू कीप अलाइव, इन स्पेस स्टेशंस पे काफ़ी सारे क्या हैं, देयर आर मॉड्यूल्स टू वर्क एंड मॉड्यूल्स टू कीप अलाइव, किस तरीके से मतलब भाई काम किया जाए, किस तरीके से ज़िंदा रहा जाए। सिंस देयर इज़ नो एयर, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है स्पेस में, द एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेस सूट, अभी इनको स्पेस सूट्स जो हैं वो पहनने पड़ते हैं। एक्चुअली दीज सूट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं स्मॉल एटमॉस्फेयर अराउंड देयर बॉडी, नहीं तो उनकी बॉडी फट जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर से भी एक प्रेशर लगता है, बाहर एटमॉस्फेयर से भी एक प्रेशर लगता है। अब वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है तो बाहर वाला प्रेशर लगेगा नहीं, तो आपकी बॉडी क्या होगी, पिचक जाएगी, एकदम फट जाएगी। नहीं, अंदर से जो प्रेशर है वो आपको बाहर की तरफ लगेगा और आपकी बॉडी फट जाएगी, ठीक है, इसीलिए ये स्पेस सूट्स पहनते हैं। इससे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर वाला ही और उनकी बॉडी नहीं फटती है, ठीक है। द स्पेशल सूट जो है इनेबल करता है डैम टू फ्लोट, इसकी वजह से वो तैर भी पाते हैं, एक तरीके से फ्लोट कर पाते हैं। अब हवा में बस ऐसे ही स्पेस मैन हैव टू डू डिफरेंट जॉब्स, जो स्पेस में जाते हैं व्यक्ति उन्हें भाई डिफरेंट तरीके का काम करना पड़ता है। सम डू एक्सपेरिमेंट्स, कुछ लोग वहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, सम वर्क इनसाइड द स्पेस शटल, कुछ लोग इस शटल के अंदर ही काम करते हैं। सम डू रिपेयर आउटसाइड ऑफ द स्पेस क्राफ्ट, कुछ जो है स्पेस क्राफ्ट के बाहर जो है वो रिपेयरिंग वर्क करते हैं। सम इवन फिक्स करते हैं सैटेलाइट्स को भी वहाँ पर जाकर ठीक करते हैं। व्हेन द मिशन इज़ ओवर, जब इस मिशन ओवर हो जाता है, द एस्ट्रोनॉट्स कम बैक इनटू स्पेस शटल, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वापस आ जाते हैं स्पेस शटल्स में। द शटल्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, शटल्स को दोबारा बार बार यूज़ किया जा सकता है, बट रॉकेट्स कैन नॉट बी यूज्ड, रॉकेट्स जो है उनको बार बार यूज़ नहीं कर सकते, दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस, इनको केवल एक ही बार यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर फिनिश होता है हमारा चैप्टर। आई होप जो है चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक और चीज़ जो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैंने चैनल्स के नाम अपने बताए ही हैं, ये चैनल भी आपके सामने ही है, जितना हो सके प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मदद कीजिए और बच्चों की, क्योंकि यही मोटिव है मेरे चैनल्स का कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो लाइन बाय लाइन हिंदी के द्वारा पढ़ सकें, चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो इस काम में आप मेरी मदद बहुत ज़्यादा आराम से कर सकते हैं। आप ये चैनल जगह जगह यानी कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपके स्कूल्स के ग्रुप में कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चों तक आप मुझे पहुंचा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और जितनी वीडियोस आप पीछे मैंने अपलोड किए हैं प्लीज़ आप उसमें जाके चेक कीजिए, सिंपल है, नहीं तो आप ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर यूट्यूब में सर्च कीजिए, अपलोड्स में जाइए, अपलोड्स में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।